अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने लगे हैं जो हम एनएमआर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई एनएमआर एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, कोई हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा हम लेने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट होने के दौरान कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ना हो। यानी हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह की तब्दीली ना आए, अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर हो जाए तो, या और दूसरे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स आ जाएं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में पहले जैसी इंटेंसिटी बाकी ना रहे, या बीच में कोई ड्रिफ्ट आए, है ना। होता है कि अगर हम कोई परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं और वो 2 साल पुराना हो गया है, तो हो सकता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले जैसी ना हो। या ये भी हो सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करने के दौरान ही एनर्जी फ्लक्चुएशन हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, है ना। अगर सुपर कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो नाइट्रोजन गैस है उसका फ़्लो बरकरार ना रह सका हो, जिसकी वजह से हीलियम भी इवेपोरेट हो गई हो और वो जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया हो, 4 से ज़्यादा हो गया हो, 4 केल्विन से ज़्यादा। तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। और अगर आप एनएमआर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनस हो और स्टेबल हो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ड्यूटेरियम के ज़रिए उस इंस्ट्रूमेंट को लॉक कर दें। अब लॉक कर कैसे किया जाता है जनाब, कि आपका जो भी जिस रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, लेट्स से इफ़ इट इज़ 50 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट, तो आप कोशिश करते हैं, आप एक अलग से ही छोटा सा ये समझ लें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही लगा देते हैं कि जो सिर्फ ड्यूटेरियम को मेजर कर रहा होता है। यानी ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट आप डाल दें और उसमें एक छोटा सा एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें जो है ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली ड्यूटेरियम के लिए होगी वही तब्दीली आपके सैंपल के लिए भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट अगर कोई वोल्टेज में तब्दीली आ जाती है या परमानेंट मैग्नेट है, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप अनश्योर हैं कि जनाब ये वक्त के साथ चेंज हो सकती है, या किसी एक ख़ास जगह पे कोई इम्प्योरिटी आ गई, कोई बग आ गया, यानी कि हो सकता है कि बीच में कोई डस्ट पार्टिकल आ गया हो, तो उस जानिब पूरी मैग्नेटिक फील्ड सैंपल एक्सपीरियंस ना कर रहा हो, तो क्या होता है, तो वही जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली कमी है वही कमी जो है ड्यूटेरियम भी फील करेगा। तो अगर मिसाल के तौर पे ड्यूटेरियम की जो प्रिसिशन फ्रिक्वेंसी है वो 50 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए थी, लेकिन वो 50 नहीं है, वो 49.7 मेगाहर्ट्ज़ है। तो आप क्या करेंगे, वो जो भी कमी है 0.3 मेगाहर्ट्ज़ की जो कमी है, वो कमी पूरी करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर 50 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था आपका और वो डिलीवर कर रहा है 49.7 मेगाहर्ट्ज़, तो आप एक उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा देते हैं, सर्किट लगा देते हैं, जो क्या करता है, ये जितनी भी होने वाली कमी है इसको पूरा किया जा सकता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जितनी भी कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए एक और पेयर ऑफ कॉइल्स लगाया जाता है इन योर सैंपल कंपार्टमेंट, है ना। यानी ये आपका सैंपल होल्डर है, इसके अतराफ में ही कॉइल्स लगी होती हैं। अच्छा, इन कॉइल्स को कहते हैं, दिस पेयर ऑफ कॉइल इज कॉल्ड शिमिंग कॉइल। तो इस 0.3 मेगाहर्ट्ज़ की कमी को पूरा करने के लिए आपको जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड आप परमानेंट मैग्नेट के ज़रिए नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुल थ्रूपुट पे काम कर रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए आपको ये कॉइल्स का सहारा लेना पड़ता है, इनको कहते हैं हम शिमिंग कॉइल्स, ठीक है। और जितनी भी एनर्जी वैल्यू देनी है आपको, जितनी भी
यानी हमें पता है कि 0.3 मेगाहर्ट्ज़ का आपको इंक्रीमेंट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएं, करंट देते जाएं। जब करंट देते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाएगी, तो जैसे ही ये 50 मेगाहर्ट्ज़ होगा इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, करंट देना छोड़ देगा, बंद कर देगा यहाँ पे। इसको कहते हैं लॉकिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड लॉकिंग। ठीक है, सो बाय यूजिंग ड्यूटेरियम यू लॉक योर इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ शिमिंग कॉइल्स। ठीक है, अब जैसे हमने बीच में डिस्कस किया था कि जनाब आपके सैंपल को भरपूर तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चारों जानिब से एक जैसी नहीं मिल रही, यानी आपने सैंपल रख दिया, ये सैंपल कंपार्टमेंट है आपका, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलनी चाहिए, है ना। तो अब क्या होगा, अगर किसी वजह से कहीं अगर आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं और ये थोड़ा सा हिस्सा किसी वजह से टूट गया है, या यहाँ डस्ट है, इवन आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स तो आ सकते हैं ना। तो अगर कोई इम्प्योरिटी यहाँ आ गई, कोई कचरा आ गया, या किसी वजह से आपके सैंपल कंपार्टमेंट में यहाँ कोई मसला था शायद, या सही कुछ वह है, किसी तरह की भी इनहोमोजेनिटी है, तो आप क्या करते हैं, उस इनहोमोजेनिटी को रिमूव करने के लिए अपने इस सैंपल को स्पिन करवाते हैं। स्पिन करवाने से क्या होगा कि जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने लॉकिंग और शिमिंग देखी, तो अब लॉकिंग बहुत से इंस्ट्रूमेंट में होती भी है, लेकिन बहुत से जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लॉकिंग नहीं भी होती। बहुत से लोग नए इंस्ट्रूमेंट्स में लॉकिंग करते हैं, पुराने में या तो अवेलेबल नहीं होती, या होती भी है तो ये कुछ लोग करते हैं, कुछ कहते नहीं हमें इंस्ट्रूमेंट पे एतबार है, और विदाउट लॉकिंग वो उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये लॉकिंग और शिमिंग समझ गए होंगे। शिमिंग इज़ नथिंग बट अ पेयर ऑफ कॉइल्स विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड अ होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब ये हम जो स्पिनिंग ऑफ सैंपल की बात करते हैं, इसमें बस एक इशू होता है कि हमें स्पिनिंग साइड बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे अंदाज़ा है कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जनाब वो जो 4 केल्विन टेम्परेचर हमने किया था वो क्या था, हम यहाँ कॉइल भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो 4 केल्विन जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर इस सैंपल प्रोब का नहीं था, वो था सुपर मैग्नेट का। वो यहाँ पे ख़त्म, ये इस जगह पे आके वो अब यहाँ पे सैंपल चैम्बर के अंदर, प्रोब के अंदर हम चाहें तो उसका टेम्परेचर चेंज भी कर सकते हैं, है ना। रिलैक्सेशन के लिए हमने देखा था कि टेम्परेचर हमें बढ़ाना भी पड़ता है, कम भी करना पड़ता है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो पॉपुलेशन एक्सेस है। अब बात कर लेते हैं जनाब सैंपल प्रिपरेशन की। तो एनएमआर के अंदर जो सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, इसकी जो कंसनट्रेशन रेंज होती है वो यूजुअली 1% से लेकर 10% तक की होती है। ठीक है, 1% से लेकर 10% इसकी कंसनट्रेशन रेंज होती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स कम्प्लीटली डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं अपने कुछ मज़ीद टॉपिक्स की जानिब। केमिकल शिफ्ट की हम बात पहले भी कर चुके थे और बहुत अच्छी खासी डिटेल में बात कर चुके थे, और हमने देखा था कि जनाब जब भी कोई शील्डेड प्रोटॉन होगा तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और उसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो कम होगी, है ना। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, या किसी भी, आप ये कह लें कि अगर प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, इसका पूरा बाकायदा एक चार्ट बना हुआ है। आपको मालूम होगा कि भाई अगर इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है अगर 1.0 से 1.3 तक है, तो वो जो भी प्रोटॉन होंगे वो यकीनन CH3 ग्रुप के होंगे, ये वाले प्रोटॉन होंगे, है ना। इसी तरह अगर आपके पास तकरीबन 2.0 के करीब कोई वैल्यू आती है, तो आपको मालूम होगा कि जनाब वो CH2 के प्रोटॉन होंगे, है ना। पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है। आपको मालूम होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि हाइड्रोक्सिल है, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इंतहाई डी शील्डेड होगा,
और इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो लगभग 4 के करीब होती है, 4 होती है, 4 से ज़्यादा होती है। और एक ब्रॉड इस तरह का ब्रॉड सिंगलेट आता है इसका। अच्छा बाहर है, ये तो एक जनरल सी बात थी कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू प्रोटॉन की कम होगी अगर उसकी शील्डिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू टेट्रामिथाइल साइलेन के करीब आएगी। यानी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको एनएमआर का, इसके एक्स एक्सिस पे अगर हम रखें केमिकल शिफ्ट, है ना, और वाई एक्सिस पे डिटेक्टर रिस्पॉन्स रख दें, यहाँ पे अगर हम रख दें टेट्रामिथाइल साइलेन, टीएमएस दैट इज, तो टीएमएस की जो वैल्यू होती है वो हम ज़ीरो सपोज करते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये सपोज करते हैं हाइड्रोजन की जो भी वैल्यू है पोटेंशियल की वो ज़ीरो है, इसी तरह टीएमएस को हम ज़ीरो सपोज करते हैं। और ज़्यादातर एनालिसिस जो प्रोटॉन एनएमआर में की जाती है वो 10 तक की जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस आ जाएँ, बहुत ही ज़्यादा कोई एसिडिक प्रोटॉन आ जाए तो वो 10 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जनरली जो एनालिसिस की जाती है वो 10 तक की जाती है। तो अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा है तो यकीनन आपकी वैल्यू 1 के करीब कहीं पे आएगी, ठीक है, इस तरह की पीक आती है। अगर आपके पास कहीं पे मिथाइलिन लगा हुआ तो उसकी पीक कैसे आ जाएगी, अगर इसको हम समझें 1.0, इसको हम 2.0 समझें। अगर आपके पास आपके सिस्टम में मिसाल के तौर पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो इसकी जो पीक है वो कुछ इस तरह से आती है। इसको कहते हैं BRS, ब्रॉड सिंगलेट। अच्छा, इसकी वैल्यू तकरीबन 4.0 के करीब होती है। इस स्केल को मैं अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो कर दें, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, क्योंकि वहाँ मेरा यूज़ नहीं है तो मैं इसको 5 ही कंसीडर कर लेता हूँ, 5.0, ठीक है। ये स्केल 10 तक जा सकता है। बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू को डिफ़ाइन करें तो वो इस तरह से होती है कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा शील्डेड होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर होंगे, उतनी ही उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अप्लाई की हुई मैग्नेटिक फील्ड को न्यूक्लियस तक जाने से रोक देंगे, जिसके नतीजे में वो कम मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो न्यूक्लियस है वो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और उसकी प्रेसिशन फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। जिस चीज़ की प्रेसिशन फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है उसकी वैल्यू टीएमएस के करीब आ जाती है, सिंपल एज दैट। तो जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन्स गायब होंगे, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोई भी न्यूक्लियस एक्सपीरियंस करेगा, उतनी ही ज़्यादा लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी, और जितनी ज़्यादा लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही वो दूर सिग्नल टीएमएस से चला जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी लॉजिक है। अब अगर आप लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, जैसे ये है लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसका जो आउटपुट है स्पेक्ट्रम में वो कुछ इस तरह का होगा। अगर हम एक कंपाउंड सपोज कर लें जिसमें ये तीनों ही चीज़ें मौजूद हैं, लेट्स से ये कंपाउंड हमने CH3CH2OH, इथेनॉल। इस इथेनॉल में देखिए कि ये जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसका सिग्नल ये आ गया क्योंकि सबसे ज़्यादा शील्डेड था। अगर हम बात करें CH2 की, तो ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इसमें जो हाइड्रोजन है ये ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो दूसरी जानिब ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये इससे करेगा, तो ये रिलेटिवली इसके मुकाबले में ये ज़्यादा डी शील्डेड हो गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से प्रेसेस करेगा और ये टीएमएस से दूर महसूस होगा। यानी ये पीक जो आ जाएगी आपकी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और सबसे ज़्यादा डी शील्डेड प्रोटॉन जो होंगे वो ये होंगे हाइड्रोजन ये वाले, तो इसकी पीक सबसे दूर महसूस हो रही है। अगर यही इथेनॉल का स्पेक्ट्रम लें किसी हाई रेजोल्यूशन एनएमआर पे,
तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ इस तरह का आता है। क्योंकि इसमें 3 पीक्स हैं, हम इसको कहते हैं ट्रिपलेट। इसमें 4 पीक्स हैं, इसको हम कहते हैं क्वार्टेट। इसको हम सिंगलेट ही कहते हैं। अब तो ऐसा क्यों? ये जो सिंगल पीक हम लो रेजोल्यूशन एनएमआर में देख रहे थे, जब हम हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं तो ये पीक फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं छोटी छोटी पीक्स के अंदर। यानी ये सिंगलेट एक ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगलेट एक क्वार्टेट में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगलेट सिंगलेट ही रहा। तो ये ऐसा हुआ क्यों? तो होता ये है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को एनएमआर पे स्टडी कर रहे होते हैं तो जिस प्रोटॉन को हम देख रहे होते हैं ये अपने पड़ोसियों की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। जैसे अगर हम इस मिथाइल के प्रोटॉन्स को देख रहे हो तो इसके एनालिसिस इस बराबर में मौजूद हाइड्रोजन के ये जो प्रोटॉन्स हैं इस पर भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इस स्प्लिटिंग को आसानी से इस तरह समझा जा सकता है कि जो प्रोटॉन्स हैं बेसिकली हैं तो मैग्नेट्स। आपको पता है कि इनके न्यूक्लियाई मूव कर रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, दे आर स्मॉलर मैग्नेट्स। तो एक कार्बन के साथ 3 छोटे छोटे मैग्नेट्स जुड़े हुए हैं, बराबर वाले कार्बन के पास भी 2 मैग्नेट हैं। तो जब भी आप 2 मैग्नेट्स को आपस में करीब लाते हो तो उनमें रिपल्जन होती है। ठीक है, वो दूर जाना चाहते हैं। तो बराबर में मौजूद जो भी न्यूक्लियाई होते हैं वो नेबर्स पर अपना इफेक्ट ज़रूर डालते हैं। ठीक है, और उस नेबर के इफेक्ट की वजह से ये पीक स्प्लिट हो जाती है। जैसे इसकी आम सी हालत अगर हम आम जिंदगी से लें, आम सी मिसाल, तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपने कचरा बाहर क्यों डाला, तो आप फ़ौरन कहते हो भाई मेरे हमसाय ने भी तो बाहर डाला हुआ है, फ़ौरन से टैकल कर दिया आपने उसको। ठीक है, तो ये तो बड़ी कॉमिक सी मिसाल थी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में भी यही होता है कि अगर आप इसका स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो इसका स्पेक्ट्रम डिपेंड कर रहा होता है बराबर में कौन मौजूद है। सही है, तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स। तो जो पीक स्प्लिटिंग है ये कितनी पीक्स में स्प्लिट होगी? जैसे हमने बात की कि भाई ये मिथाइल का ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं इसमें ट्रिपलेट क्यों आया, तो इसकी पीक मल्टीप्लिसिटी कुछ इस तरह निकालते हैं कि जनाब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि नेबरिंग हो रहे होते हैं, नेबरिंग जो होते हैं, ठीक है, अगर बराबर में कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है तो पीक मल्टीप्लिसिटी होगी 1, है ना। बराबर में कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो सिर्फ एक पीक देखने को मिलेगी, इसको सिंगलेट कहते हैं। अगर बराबर में आपके पास एक प्रोटॉन मौजूद है तो आपको डबलेट देखने को मिलेगा, 2 पीक्स देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास नेबर में 2 प्रोटॉन मौजूद हैं तो पीक आपको 3 देखने को मिलेंगी, ट्रिपलेट। अगर 3 मौजूद है तो 4 क्वार्टेट देखने को मिलेंगी। ठीक है, 5 प्रोटॉन्स हैं तो 6 पीक देखने को मिलेंगी, 4 है तो 5, और 5 है तो 6। तो ये इस तरह चलता रहेगा। सही है, तो अब ये जो पीक्स स्प्लिट हुई हैं इसमें मैंने आपको दिखाया, आप देख भी रहे हैं कि खास एक पैटर्न है। मैंने ये 2 पीक छोटी बनाई है, ये बड़ी बनाई है, ये 2 पीक छोटी हैं, ये दोनों बराबर बनाई है, दोनों बड़ी हैं। तो ये स्प्लिटिंग का एक पैटर्न होता है। इसको हम पास्कलिन या पास्कल ट्रायंगल के ज़रिए इसकी जो पीक हाइट है वो देख सकते हैं। यानी पास्कल ट्रायंगल के ज़रिए हम पीक स्प्लिटिंग और इनकी स्प्लिटिंग का जो रेशो है वो देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ही पीक आनी है तो उसकी तो फुल जो भी आपकी हाइट आनी होगी वो आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास स्प्लिटिंग है 2 की, डबलेट बन रहा है, यानी बराबर में एक प्रोटॉन मौजूद है तो पीक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। तो उस केस में दोनों की जो पीक्स हैं वो 1:1 के रेशो में होंगी।
जितनी पीक इसकी होगी उतनी ही पीक इसकी होगी। अगर 3 पीक्स हैं तो 1:2:1 होगी, यानी पहली पीक जितनी है उसकी दुगनी दूसरी पीक होगी और फिर ओरिजिनल पीक जितनी एक पीक और आ जाएगी। अगर आपके पास क्वार्टेट में कोई सिग्नल स्प्लिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 1:3:3:1। ठीक है, तो पास्कलियन ट्रायंगल बनता है ऐसे ही है कि इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया, फिर ये आखिर में ये तो 1 चलता रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ ये 1 आ गया, इन दोनों को प्लस किया ये 3, इन दोनों को प्लस किया ये 3 और ये 1 आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास कोई पेंटेट बन रहा हो, 4 प्रोटॉन्स बराबर में मौजूद हो, तो इसकी स्प्लिटिंग ऐसी हो कि 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और फिर 1 का 1, यानी पहली पीक जितनी आएगी उसके 4 टाइम्स दूसरी आएगी, 6 टाइम्स तीसरी आएगी, फिर 4 टाइम्स चौथी आएगी, फिर 1 टाइम, और इस तरह से ये ट्रायंगल चलता रहता है। तो ये जो पीक मल्टीप्लिसिटी है उसको हम पास्कल ट्रायंगल से इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है अपनी जनाब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की। अब कभी कभार ये एक रीजनिंग सवाल भी होता है आपका। चलें इसको फ़िलहाल हम यहीं तक रोकते हैं, फिर अगले लेक्चर में मज़ीद इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।